जो है यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि हिजबुल्लाह ने कहा, कड़ा संदेश दिया है कि वो हर हालत में लेबनान की रक्षा करेंगे, नो मैटर व्हाट विल बी द कॉस्ट। उसकी कोई परवाह नहीं होगी कि कितना इसका नुकसान होगा, क्या होगा, कोई उसकी फिक्र नहीं है। तो ये एक चीज तो हिजबुल्लाह, अगर हम थोड़ा सा इधर आ जाए जनरल साहब, हिजबुल्लाह हूती पे वहां पे 3 अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने भी अटैक किया, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 3 तरफ से, और उसे कमजोर करने की, जबकि हूती जो है वो पूरी तरह से अब भी डटा हुआ है, अड़ा हुआ है। मैंने बिल्कुल, और बहुत ही अच्छा तजिया किया है जनरल साहब आपने, और यही उम्मीद है। देखिए वहां पे अब 2 नजरिए चलेंगे। एक ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो वादा किया क्या वो पूरा हो रहा है, और दूसरा ये कि ये जो मेयर है न्यूयॉर्क के, क्योंकि न्यूयॉर्क जो है वो कहते हैं कि इक्तसादियात की राजधानी है वहां पे, और पूरा पूरा अमेरिका जो है वो चलता ही न्यूयॉर्क से, इसलिए भी वहां पे सबकी नजर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपने जिस तरह से किया वो बिल्कुल सही। मैं भी पढ़ रहा था कि किस तरह वो गरीबों के बीच में, स्लम एरियाज में, न्यूयॉर्क बहुत कम लोग जानते होंगे, लेकिन वहां स्लम एरियाज हैं बड़े पैमाने पे, जहां पे लोग रहते, जहां स्कूल नहीं है, जहां पे अच्छी फैसिलिटीज नहीं है। अमेरिका के अंदर भी ऐसा है। और मैं तो खुद कई स्टेट का दौरा मैंने किया, और मैंने खुद देखा है कि लोग समझते हैं कि अमेरिका है तो बस अमेरिका है, लेकिन ऐसा नहीं है। वहां पे भी ड्रॉप आउट रेट 60% तक है, वहां पे भी गुर्बत है। और मिसिसिपी में गया तो वहां तो हालत ये है कि जो एनजीओज हैं वो वहां पे जो सिक्योरिटी गार्ड और पुलिस लोग के लोग हैं उनको वर्दी और शूज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, गवर्नमेंट नहीं देती। ये वहां की सिचुएशन इस तरह से। तो ऐसा नहीं है, वो कहते हैं ना कि दूर के ढोल बड़े सुहावने होते हैं। तो है, ऐसा नहीं है कि हम ये नहीं कह सकते। लेकिन अगर कर्ज देख लें, अब कर्ज लेकर के, जैसे आजकल कुछ लोग हम देखते हैं कर्ज लेके घर भी ले लिया, कर्ज लेकर के गाड़ी भी ले ली और सब हो गया, और मालूम हो कि 1 मिनट में जब नहीं अदा कर पाए तो रोड पे भी आ गए। तो अमेरिका की हालत क्या है, इस कदर से कर्ज है कि दुनिया का सबसे वाहिद कर्ज लेने वाला है मुल्क वो बन गया है। खैर, एक बड़ी खबर आ रही है आज, जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा लेबनान में इजराइल ने सीरीज ऑफ स्ट्राइक लॉन्च कर दी है, वहां पे 5 मकामात पे हमले किए हैं। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर है इजराइल ने। और गाजा पर भी एक तरह से इजराइल ने जंग का ऐलान कर दिया, फिर से हमले की बात कही है। वहां पे जो बॉर्डर्स थे उनको फिर से बंद कर दिया है। तो अब इसमें तुर्की क्या करेगा, इसमें कतर क्या करेगा, इसमें मिस्र क्या करेगा, और खुद अमेरिका क्या चुप रहेगा, जबकि वो सालिस है, मीडिएटर है। और ये उस वक्त किया जा रहा है कि जब हमास की तरफ से किसी तरह की कोई जंगबंदी की खिलाफ वर्जी नहीं की गई, कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई, लेकिन आप देखिए कि ये मुसलसल जो है हमले कर रहे हैं। अरेस्टिंग की भी खबर है। तो ये भी है, राशिद रिजवी साहब कह रहे डोनाल्ड ट्रंप अरब देशों के साथ फिलिस्तीनी नागरिकों की भावनाओं और भविष्य के साथ खेल रहे हैं, ये उनका कहना है। इसके अलावा हमारे साथ यहाँ पे जयदीप साहब ने कहा कि ममदानी के मुद्दे को दबाने के लिए अमेरिका और इजराइल को कुछ ना कुछ करना ही था, इसलिए उन्होंने लेबनान पे हमले शुरू कर दिए हैं। हमारे साथ जो जुड़े हुए कैप्टन शमशाद आलम साहब, उन्होंने लिखा अमेरिका और इजराइल दोनों ही वाहियात दलील देते हुए कह रहे हैं कि हमास अपना हथियार छोड़ दे। शायद उसको पता नहीं है कि देश से प्यार करने वाले देश छोड़ने से ज्यादा शहीद होना पसंद करते हैं। तो इस तरह की बातें और रिपोर्टें कुछ आ रही हैं। यहाँ पे राशिद रिजवी साहब का मेयर पद के सभी प्रत्याशियों ने जीत के बाद इजराइल विजिट की घोषणा की थी। मदनानी ने इजराइल जाने की बात नकारते हुए न्यूयॉर्क की स्थिति सुधारने की बात कही थी। तो आप इससे अंदाजा लगाइए कि गाजा को लेकर के खुद अमेरिका के अंदर क्या हाल है। मेरे साथ जुड़ी हुई है एडवोकेट रेशमा हनीफ साहिबा। अगर हम उसको क्लब करें अमेरिका मेयर के चुनाव को गाजा से, क्योंकि क्लब करना बहुत जरूरी है उसे, हमने कहा ना कि आज की तारीख में गाजा फिलिस्तीन मरकज बना हुआ है पूरी दुनिया की सिचुएशन के लिए। और ये मैं कई बार जब कहता था तो लोग समझते थे शायद
यूं ही है। लेकिन आज आप देखिए कि इलेक्शन हुआ है न्यूयॉर्क में, हार जीत न्यूयॉर्क में, लेकिन बात हो रही गजा की, फिलिस्तीन की। और बहुत बड़ी वजह रही है, मैं आपको बता दूं। देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी जनरल साहब, जब डोनाल्ड ट्रंप जीते तो उसके पीछे भी गजा और फिलिस्तीन ही था। वो बार बार ये ऐलान करने लगे थे कि साहब हम आएंगे तो फौरन जंग रोक देंगे, और उसका बड़ा असर रहा। तो 2% जो मुस्लिम जो स्विंग स्टेट जिसको बोलते हैं, कि जहां पे 8 जिस स्टेट शामिल है जिसमें 2% करीब मुस्लिम है, तो सब उन लोगों ने डेमोक्रेट को छोड़ करके रिपब्लिकन को सिर्फ इसी बुनियाद पर वोट दिया था कि हो सकता है कि ऐसा हो जाए। और उसमें अरब की बहुत बड़ी लॉबिंग थी। अरब भी यही चाहते थे कि आ जाए और मिडिल ईस्ट थोड़ा सा ठीक रहे या जो भी रहा हो। तो ये वहां पे चला, लेकिन वो सब एक्सपोज हो गए। रेशमा हनीफ साहिबा, कैसे देखते हैं इस पूरे मसले को? जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपको मेरा सलाम। और जी, जहाँ तक ज़ोहरान ममतानी का सवाल है, तो सच है कि बहुत ही मतलब कम बजट में उन्होंने बहुत ही अच्छा अपना कैंपेन चलाया, और आखिरकार वो उन्होंने जीत हासिल कर ली। और उनकी जीत के पीछे जो भी मतलब उनकी नीतियां हैं, या जो भी जिस तरह से उनका कैंपेन चलाया है उन्होंने, ये भी बहुत मायने रखता है। क्योंकि डेमोक्रेट्स जो है वो तो बहुत ही ज्यादा मतलब इस वक्त पे एक तरह से डिक्लाइन कर गए सभी, ज्यादातर। लेकिन उनकी पार्टी से एक मुस्लिम उम्मीदवार जो भी मेयर बने हैं, वो वहाँ के न्यूयॉर्क के सिटी के, तो वो फर्स्ट मुस्लिम मेयर भी हैं। और उन्होंने ये पहले ही कह दिया था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, वो एक पैलेस्टीन वाला एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक उनका संगठन था, तो वो शुरू से ही मतलब समर्थक रहे हैं फिलिस्तीन के लिए। जो भी जुल्म किया गया है फिलिस्तीन के लिए, उनको पता है कि किस तरह से मतलब ऑक्युपाइड कर लिया है ये इजरायली लोगों ने। सारे इजरायली तो नहीं ऐसे होते हैं, लेकिन जो जिनकी बात हम लोग कर रहे हैं और जो वहां पर हो रहा है गजा में, वो तो दुनिया ही जानती है। तो वो समर्थक रहे हैं इस चीज के। लेकिन हाँ, वो चर्च भी जाते हैं, वो मंदिर भी जाते हैं, वो सभी जगह जाते हैं, वो लिबरल हैं। और वो उन्होंने ऐसा शो भी किया, शो नहीं किया बल्कि वो है ही ऐसे। उनकी माँ जो है मीरा नायर, वो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी हैं। यहाँ पे कई फिल्में बना चुकी हैं, जैसे कि सलाम बॉम्बे और वेडिंग मॉनसून 1988 में। और उसके अलावा उनके जो फादर है, वो भी जैसे कि जनरल साहब हमारे कह रहे थे, बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं। बस ये है कि भारतीय मूल के हैं इन लोग, और फादर युगांडा के हैं। वो काफी मतलब पढ़े लिखे लोग हैं उन लोग भी। तो उसका असर जाहिर है बच्चे पर तो होगा। और उन्होंने अभी जो सिटीजनशिप मिली है उनको, तो 18 में ही मिली है। उसके बाद से फिर उन्होंने क्योंकि छात्र जीवन से ही उनका कुछ ऐसा रहा है, संघर्षशील रहे बहुत ज्यादा ये, तो उसी वजह से जो है उनके अंदर तो वो है ही। और पर्सनालिटी कुछ अपनी ऐसी डेवलप करी है उन्होंने। अमेरिका जाकर भी वो मतलब खामोश नहीं रहे और आगे बढ़ने की ही कोशिश करी, पीछे नहीं रहे। और जो उनकी वाइफ है, उन्होंने भी उनको काफी सपोर्ट दिया है। हालांकि वो रामा कुछ करके ऐसा ही नाम है उनका, तो उन्होंने भी काफी सपोर्ट किया है। और उन्होंने खुद बताया कि मेरी वाइफ ने सपोर्ट किया, और मैं एक मुस्लिम हूँ तो मैं अपनी पहचान छुपाना नहीं चाहता हूँ, ना ही मैं इसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ कि हाँ मैं मुस्लिम हूँ तो हूँ। उन्होंने ऐसा ही बोला है। और ये भी कहा कि अगर नेतन्याहू, ट्रम्प की तो बात मैं नहीं कर रहा, लेकिन नेतन्याहू अगर हमारे न्यूयॉर्क शहर में आते हैं, तो जब हम जीत जाएंगे, मेयर बन जाएंगे, पहले ही कहा था ये बात उन्होंने, तो हम नेतन्याहू को अपने शहर से हम तो गिरफ्तार करने के लिए तैयार हैं, और हम जरूर करेंगे। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था। तो इस पे भी काफी मतलब लोगों ने उनको काफी उल्टा सीधा बोला था, और इसराइल से भी आवाजें आई थी। और इसराइल से अभी जब ये जीते हैं, तब भी आवाजें आई हैं कि अब यहाँ पर देखिए, और 9/11 फिर से हो जाएगा, एक मुस्लिम जीत के आ गया है, और आतंकवाद
बढ़ेगा और ऐसा होगा वैसा होगा, काफी कुछ मतलब। और जितने यहूदी हैं वो तेल अवीव लौट आए और वहां जाके इसराइल में बस जाए तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जो सेकंड लार्जेस्ट कम्युनिटी है वो न्यूयॉर्क में ही यहूदियों की रहती है। तो इसी तरह से यहूदियों से कहा गया है कि सारे जितने भी यहूदी अमेरिका में है अब उनका कोई काम यहाँ नहीं बचा है और ना ही उनके लिए अब कुछ हो पाएगा। तो सब लोग ऐसा करें कि सारे लोग सारे के सारे जाके वहां इसराइल में चले जाएं। तो इस तरह की तो बातें हुई हैं और ट्रंप ने भी काफी उनको थ्रेट किया हुआ था, कहा था बजट वगैरह रोक देंगे अगर ये ममदानी जीत गए। और फिर ट्रंप ने जब जीत गए तो ये बहाना बनाया कि जो बैलेट पेपर वगैरह थे, तो एक तो अमेरिका में शटडाउन चल रहा है और दूसरी चीज ये है कि उस पे मेरा नाम नहीं था और हमारी पार्टी का नाम भी नहीं था, तो इस वजह से मेरा उम्मीदवार हार गया और ये ममदानी जीत गए। तो इस तरह से चला है। लेकिन हाँ, गजा और फलस्तीन के लोग काफी खुश हैं, क्योंकि वो शुरू से ही जो स्टैंड लिए हुए थे अपने स्टूडेंट लाइफ से, वो आज तक उनका स्टैंड ऐसा ही है और उन्होंने अपना स्टैंड नहीं बदला है। वो खुल के बोलते हैं और आज भी उसी तरह से वैसे ही बोल रहे हैं वो, जैसे कि अपने स्टूडेंट लाइफ में बोला करते थे। और साफ साफ उन्होंने कहा है कि हाँ, हम अगर फलस्तीन के समर्थक हैं, अगर हम ये कह रहे हैं कि मतलब फलस्तीन को फ्री होना चाहिए, तो उसमें बुराई क्या है? क्योंकि उन्होंने भी काफी कुछ देखा हुआ, हालांकि उनकी इतनी अभी एज नहीं है, उनकी भी करीब 34-34 साल की एज है, ज्यादा एज नहीं है। फिर भी जो जिस तरह से उन्होंने जो कामयाबी हासिल करी है वो काफी बड़ी है। और अमेरिका जैसे शहर में मुस्लिम मेयर बन जाना और एक भारतीय मूल का कोई मेयर बन जाना तो बड़ी बात है ही। बस ये है कि अब ये काम कैसे करेंगे, किस तरह से करेंगे, ये तो फ्यूचर में ही पता चलेगा। और हम लोग तो खैर इस बात से खुश है कि वो भारत के हैं और बस ये सोच के खुश है। और उनकी माँ जो है, हिंदू हो मुस्लिम हो, ये सबसे हम लोग को कुछ लेना देना नहीं है। हाँ, अच्छी है लेडी, वो पढ़ी लिखी हैं और अकेले दम पे उन्होंने ही परवरिश एक तरह से करी, क्योंकि उनके हस्बैंड तो खैर ठीक है लेकिन वो दूसरी जगह रहते हैं, युगांडा में रहते हैं, महमूद साहब। तो इन्होंने ही परवरिश बहुत अच्छी करी है इनकी और माता पिता इनके सब बहुत ही हाईली क्वालिफाइड है और फादर भी अच्छे हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, पढ़े लिखे हैं, काफी प्रोफेसर हैं, साइंटिस्ट हैं। और इनके जो मदर हैं वो भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर रही हैं। तो ये सब जो है इस तरह से जो स्टैंड जब ट्रंप ने इनका देखा कि ये तो इस तरह के हैं, तो लोगों को बहुत ज्यादा बहकाना शुरू करा कि ये जो है, अरे ये तो ऐसे हैं, अगर ये आ गए तो ऐसा हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जो हमला हुआ था 9/11 वाला वो दोबारा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मतलब काफी अपने तरीके से लोगों को जो है बिल्कुल बहकाया। बिल्कुल लेकिन लोगों ने बिल्कुल जी जी बिल्कुल सही है कि वो उन्हें ये ऐसा जाहिर सी बात है इलेक्शन में ये होता है, लेकिन अ, ऐसा लग रहा है कि वहां का इलेक्शन बिल्कुल हिंदुस्तान के पैटर्न पे हुआ है, वही उसी तरह से धमकाना या पूरा अब ये समझ नहीं आ रहा है कि यहाँ वहां से आया कि यहाँ से वो वहां ले गए। अब इसको जरा तो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। तो लेकिन उसी तरह से मुझे कुछ लग रहा है कि जैसे हुआ। बहरहाल लेकिन देखिए उसका असर जो है यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि हिजबुल्लाह ने कहा कड़ा संदेश दिया है कि वो हर हालत में लेबनान की रक्षा करेंगे, नो मैटर व्हाट विल बी द कॉस्ट। उसकी कोई परवाह नहीं होगी कि कितना इसका नुकसान होगा, क्या होगा, कोई उसकी फिक्र नहीं है। तो ये एक चीज तो हिजबुल्लाह, अगर हम थोड़ा सा इधर आ जाए जनरल साहब, हिजबुल्लाह हूती पे वहां पे 3 अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब ने भी अटैक किया, ऐसी खबरें आ रही हैं कि 3 तरफ से, और उसे कमजोर करने की, जबकि हूती जो है वो पूरी तरह से अब भी डटा हुआ है, अड़ा हुआ है, लेकिन वो चाहते नहीं कि खित्ते में हालात बदलें। क्या लग रहा है जिस तरह से फिर ये जंग छिड़ने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में अभी हूती ने न सिर्फ लेबनान के लिए बल्कि जाहिर सी बात है गाजा के लिए भी उसी तरीके से पुरज़्म है। ईरान भी एक तरह से तैयार है, रोज वो बयान वहां से आता है कि हम बिल्कुल रेडी हैं और हम किसी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं, ना तो अमेरिका से कोई मुआहदा होगा। तो क्या हम ये मान के चले कि फिर एक बड़ी जंग खड़ी है इस खित्ते में? देखिए, मेरे असेसमेंट में ये सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं,
लेकिन एक चीज मुझे और लगती है कि देखिए जंग कौन चाह रहा है इस खत्ते के अंदर। इस खत्ते के अंदर जंग इजराइल चाह रहा है। और इजराइल जंग क्यों चाह रहा है? इजराइल जंग इसलिए चाह रहा है कि इजराइल के ऊपर जो हमला हुआ था 7 अक्टूबर 2023 को, और उस हमले के बाद जो उसने अपने ऑब्जेक्टिव रखे थे अपने इस जंग के लिए, वो उन्हें हासिल नहीं कर पाया। और वो इसीलिए बड़ा बेचैन है। अब उनके हासिल ना होने से जो इजरायली सरकार है, खासतौर से नेतन्याहू का जो पॉलिटिकल कैरियर है, वो इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब आप देखें कि ये जितनी भी जंग की बातें आ रही हैं या हमलों की बातें आ रही हैं, ये सब इजराइल की तरफ से आ रही। ईरान का जो स्टैंड है वो बेसिकली अपनी तरफ से जंग की पहल नहीं करेंगे। वो जंग नहीं चाहते, वो इस खत्ते में अमन चाहते। जो हुतीज है उनका ये कहना है कि अगर गजा में जंग बंद हो जाएगी तो हम अपने इजराइल पे हमले बंद कर देंगे। जो हिजबुल्ला है वो ऑलरेडी सीज फायर कर चुका है, मगर जो इजरायली सरकार है उसको तसल्ली नहीं है। वो अपना लगातार हमले कर रही है और 350 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया उन्होंने पिछले। तो अगर आप इस पूरे खत्ते को एनालाइज करें, सिर्फ एक ही पार्टी है जो जंग पे आमादा है। बाकी जो सारे ग्रुप रेसिस्ट कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि भाई अगर हमला होगा तो तुम्हें उसका जवाब दिया जाएगा, जितनी भी उनकी कैपेसिटी है। अब क्या ये फुल फ्लेजेड जंग की शक्ल लेगा? इसमें मुझे थोड़ा शक इसलिए है क्योंकि जब आप पिछले 2 सालों में अपनी तमाम तर कुव्वत लगाने के बावजूद और अपने एलाइज जिसमें अमेरिका, यूरोपियंस और इस खित्ते के भी दीगर मुल्क जिन्होंने आपका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली साथ दिया, उन सब के बावजूद अगर आप हदफ नहीं हासिल कर पाए तो क्या इस बार फुल फ्लेजेड जंग में जाके आप हासिल कर पाएंगे? मुझे उसकी पॉसिबिलिटी नहीं लगती। तो जब आप अपना हदफ हासिल नहीं कर पाएंगे तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपके लिए यह है कि आप इस तरह के हमले करते हुए जो ये निगोशिएशन चल रहे हैं, जो ये पॉलिटिकल या डिप्लोमेटिक डील चल रही है, एक तो इसमें अपनी पोजीशन मजबूत करना चाह रहे हैं ताकि ये मैसेज दें कि भाई या तो हमारी बात मानो, नहीं तो हम जंग को रिज्यूम करेंगे। एक तो पॉइंट ये होगा। दूसरा पॉइंट ये होगा कि अपनी आवाम को और खासतौर से अपने कोलिशन पार्टनर्स को ये मैसेज देना कि भाई देखिए जंग हमारी बंद नहीं हुई है, जो हमने अपने टारगेट्स रखे थे हम उसे अचीव करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो उनके ये 2 मकसद है कि इस तरह से यहाँ पे किसी न किसी लेवल पे वो अपने हमले जारी रखे। जी मुमताज। ये सही है। और अभी यहाँ पे जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने बताया कि गूगल ने इजराइल की आक्रामकता को सही ठहराने के लिए इजराइल के साथ 45 बिलियन डॉलर के समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि 39 दिन हो गए हैं शटडाउन के और हालात जो है बड़े खराब हैं। इसके अलावा एक और खबर है कि ट्रंप प्रशासन के दबाव में गूगल ने इजरायली युद्ध अपराधों से संबंधित 700 से अधिक वीडियो हटा दिए। और मैं आपको बता दूं कि पता नहीं इसमें कितना सही, मैं नहीं जानता चूंकि टेक्निकली, लेकिन हमारा चैनल भी उसकी जदी में समझ लीजिए, क्योंकि जिस तरह से फॉलोअर्स हमारे हैं और जो देख रहे थे उनको बहुत लिमिटेड किया जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो बहरहाल कोई बात नहीं, हम इसकी परवाह कभी करते भी नहीं है। हम जहां पे जैसे भी जो कहना चाहते हैं वो कहते रहेंगे। यहाँ पे एक और जयदीप सिंह बुंदेला साहब ने कहा कि ट्रंप ने आज एक बार फिर कहा है कि पाकिस्तान ने भारत के 8 फाइटर टारगेट किए थे, जिनमें से 7 गिराए और 1 गंभीर घायल हो गए। मैं इस पे बात करूंगा, लेकिन मैं आऊंगा रेशमा हनीफ साहिबा आपके पास। और यही कि अभी आपने बातें सुनी, सवाल ये है कि कोई डिसआर्म होने के लिए, हमास भी डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं है, हिजबुल्ला भी नहीं है, हूती उसी तरह से तैयार है, भले 3 नहीं 4 तरफ सारे उसमें हमले किए जा चुके, कोई नई बात नहीं है। बड़े बड़े हमले
लेकिन हूती ने सबको बर्दाश्त किया और हूती मुस्तकिल लड़ता रहा। तो अब अगर जंग ये शुरू करते हैं तो क्या आपको नहीं लग रहा, अभी खबर मैं पढ़ रहा था कि हिजबुल्लाह के पास 20,000 रॉकेट और मिसाइल अभी भी मौजूद हैं। इस तरह से अब जाहिर सी बात है, ताकत है, डिसआर्म क्यों कराना चाहते हैं, इसीलिए, या उस पे बराह रास्त अटैक उस तरह से क्यों नहीं हो रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है, तो ऐसे में ये सीरिया पे भी अटैक कर रहे हैं, ये हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि जो मुस्लिम मुल्क हैं, ये क्या इनको नहीं चाहिए कि कम से कम एक बड़ा इनिशिएटिव लें। कम से कम ये बढ़ता ही जा रहा है मामला, फिर जंग खड़ी है सामने बड़ी। डॉक्टर साहब ये बढ़ ही रहा है, इसीलिए कि जो मुस्लिम मुल्क अब तो इनका नाम ही लेने का दिल नहीं करता है कि ये अपने आगे जो मुस्लिम लगाए हुए हैं सब कोई स्टैंड नहीं लेते हैं, कुछ भी नहीं कहते हैं, और सब के सब बिछे हुए हैं अमेरिका की राहों में और इजराइल की राह में, सब लोग बिछे हुए हैं, कोई कुछ कहता ही नहीं है। जो मीडिएटर्स बने थे, जो सीज फायर हुआ है, जो इम्प्लीमेंट कुछ भी नहीं करा पा रहे हैं। जब उसका इजराइल का दिल चाहता है 100 से ज्यादा लोगों को मार देता है, मदद रोक देता है जो आ रही है। रफा बॉर्डर, रफा की तरफ वैसे पहले से ही इनका कब्जा था, इजरायली फौज ही थी। अब हम तो ये कहते हैं कि जैसे मिस्र अब रफा बॉर्डर खोलने की बात हो रही है, जिस वक्त बच्चे भूखे मर रहे थे, प्यासे मर रहे थे, अगर मिस्र चाहता तो एक इंसानी मतलब नजरिए से भी देखा जाए तो मिस्र चाहता तो उसको खोल सकता था अपना बॉर्डर, कहता है कि भाई वो अपनी जगह है लेकिन एक इंसानियत अपनी जगह है। बच्चे भूखे मर रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, इतने हजारों के हजारों ट्रक खड़े हुए, उसमें सारा सामान खराब हुआ जा रहा है, तो हम तो बॉर्डर खोलेंगे और हम मदद भी भिजवाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो सका, और ये जो ममालिक हैं ये सब कुछ भी नहीं करते हैं, इसीलिए आज ऐसा हाल है। अमेरिका को भी यही लगता है, इजराइल को भी यही लगता है, बस बहुत ज्यादा होता है तो भाई फोन पे आप माफी मांग लो। हालांकि ये इजराइल के लिए तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि माफी मांगे, भाई वो किससे माफी मांगता ही है, वो इसलिए माफी नहीं मांगता है कि उसको ये लगता है कि भाई अमेरिका तो मेरे साथ है ही, तो इसीलिए वो हर मोर्चे पे जो है लड़ रहा है, हिजबुल्लाह से अलग जो है भिड़ जाता है, जाके लड़ जाता है। और इजराइल तो लड़ ही रहा है, मतलब कि हिजबुल्लाह से लड़ता है, हूती से लड़ता है, हमास से लड़ता है, ईरान से 12 दिन की जो जंग हुई है तो ईरान ने तो खैर इनको सबक अच्छा सिखाया। तो ईरान से 12 दिन की जो जंग हुई, जब उसमें इतनी तबाही इनकी हो गई तो डोनाल्ड ट्रंप फिर सामने आए, फिर उनका अवतार आया, फिर उन्होंने कहा कि जो ऐसा है भाई सीज फायर कर लीजिए। ऐसा करके उन्होंने कोई एहसान नहीं किया, हालांकि मौखिक तौर से सीज फायर हुआ था, कोई रिटर्न नहीं हुआ था, तो भी इन्होंने इजराइल को बचाया ऐसा करके, क्योंकि इजराइल बर्बाद हो जाता, तबाह हो जाता, पूरा खत्म हो जाता। इस वजह से इन्होंने सीज फायर, और कोई मुल्क होता तो सीज फायर ऐसे टाइम पे करता भी नहीं, क्योंकि ईरान का पल्ला उसमें भारी था। देखा जाए ईरान का जो भी था, जिस तरह से जो भी वो कर रहा था मिलिट्री अटैक, तो उसमें ईरान आगे निकल गया था इजराइल से। फिर इजराइल को भी ये लगा कि हम तो बर्बाद हुए जा रहे हैं, बिल्कुल तबाह हुए जा रहे हैं, तो उन्होंने फिर डोनाल्ड ट्रंप से कहा, तो फौरन ट्रंप सामने आ गए, और सामने आए फौरन जो है उन्होंने सीज फायर करा दिया। तो सीज फायर कराया, ठीक है, जंग तो कहीं भी अच्छी नहीं होती है, ठीक है, लेकिन ये है कि ईरान फौरन तैयार हो गया, क्योंकि ईरान ऐसा मुल्क ही नहीं है, वो तो भाई पहले भी बातचीत के लिए तैयार था, बातचीत हो ही रही थी, लेकिन बातचीत के दौरान ही हमला कर दिया गया। तो आप लोग जब किसी पे तो भरोसा रखते नहीं है और ऐसा ही करते हैं, मोसाद को लगा देते हैं पीछे कि इनको मार दो, इनका हेलीकॉप्टर गिरा दो, उनको कार में ड्रोन फेंक दो, उनकी ऐसा कर दो वैसा कर दो, तो मारा ही करते हैं सबको, तो किसी को इनके ऊपर तो विश्वास है नहीं। मगर बस यही सब है कि हिजबुल्लाह ना डिसआर्म होगा, बहुत कोशिश कर चुके हैं। वहां के जो अभी लेबनान में थोड़े दिन पहले अमेरिका के एनवॉय आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मेरा ये आखिरी दौरा है, अब हम इसके बाद नहीं कहेंगे ये लेबनान की सरकार से कि आप हिजबुल्लाह को डिसआर्म करिए।
क्योंकि इससे पहले बहुत बार हम लोग कह चुके हैं और अब ये आखिरी बार हम आए हैं। अब आपको इसको डिसआर्म करना होगा और इसी वजह से लेबनान की सरकार को बहुत सारा पैसा भी दिया गया और कई डील साइन करी गई लेबनान की सरकार से। लेकिन जब लेबनान की सरकार को भी ये लग गया अच्छे से, वहाँ जोसेफ जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, अच्छा वहाँ का कानून ही कुछ ऐसा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा है कि मेजोरिटी के हिसाब से ही वहाँ पे जो है पोस्ट मिलती है। जैसे कि प्रेसिडेंट है, वहाँ पे ईसाई भी हैं ज्यादा, तो और वहाँ पे जो है सुन्नी भी हैं। तो नवाब सलाम जो है वहाँ के वो प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया। उसके बाद शिया भी हैं, वहाँ पर अच्छे खासे लोग हैं। तो जो पार्लियामेंट के वहाँ के जो भी स्पीकर हैं उनको शिया रखा गया है। तो खैर इस तरह से जो भी है सबने कोशिश बहुत कर ली। वहाँ की आर्मी ने भी कहा कि भाई ऐसा है, हम तो हिजबुल्लाह से नहीं लड़ेंगे किसी भी तरह से। जब कभी भी मुसीबत आई है हमारे देश पे, मतलब कि लेबनान पे, तो हिजबुल्लाह ने ही फाइट किया है। और ये बात सच है कि जब इजराइल से जंग हुई है तो हिजबुल्लाह ने ही इजराइल के दांत खट्टे किए हैं, वरना वहां की आर्मी तो बिल्कुल लड़ ही नहीं सकती है इजराइल से। और वहां की आर्मी को भेजा भी गया था कि आप लोग जाएं हिजबुल्लाह को डिसआर्म करें। तो वहां की आर्मी ने कहा कि भाई हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम हिजबुल्लाह को डिसआर्म नहीं करेंगे। और हिजबुल्लाह खामोश है। तो ऐसा नहीं है, हिजबुल्लाह ने अपने आप को काफी मजबूत कर लिया है। उसके पास लड़ाके भी हैं और उसके पास हथियार भी आ गए अच्छे। और इधर हमास भी इम्प्रूव हो गया, अपने आप को और ज्यादा अच्छा कर लिया है। और जो थोड़े दिन मिल गए इसमें अपने आप को मजबूत किया हुआ है। हूती लोग खामोश इसलिए हैं कि सीज फायर हमास ने किया हुआ है अमेरिका के साथ। लेकिन इसराइल इस बात को नहीं सोच रहा है, सभी इस बात को रख रहे हैं, लेकिन वायलेशन इसराइल ही कर रहा है। जी डॉक्टर साहब। ये बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं और यही सूरत हाल है। हसन रिजवी साहब ने कहा कि हर देश से ममदानी को मुबारकबाद आ रही है। ईरान से भी मुबारकबाद खामनाई साहब ने दी है और कहा है कि ऐसे ही ममदानी चलते रहे तो एक दिन राष्ट्रपति चुनाव में भी जीत सकते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो बहरहाल इस तरह के तमाम मुल्कों से उनके लिए मुबारकबाद आ रही है। मैं आऊंगा जनरल साहब आखिर में और मैं चाहूंगा कि इख्तितामी इसको कर दें कि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अपने आप को एक बार फिर से ताजा दम कर लिया है, चाहे वो हिजबुल्लाह हो या हमास हो या हुती हो। हालांकि ये जंग नहीं चाहते, लेकिन जंग अगर थोपी गई इस बार फिर, तो क्या आपका असेसमेंट कहता है कि किस तरह की, क्योंकि अमेरिका बहुत मदद कर पाएगा, मुझे थोड़ा से शक है उस पे। हालात अमेरिका के बहुत खराब हैं और जैसा कि लोग कह रहे हैं कि उल्टी गिनती डोनाल्ड ट्रंप की शुरू हो गई है और नेतन्याहू की तो उल्टी गिनती है ही है, उसमें शुरू होने की कोई बात नहीं है। वो कहाँ कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या आपको लग रहा है कि अगर अब दोबारा जंग शुरू हुई, जैसा कि अभी ये भी कहा गया था कि हम अगले महीने से बड़े पैमाने पे स्ट्राइक भी शुरू कर देंगे, तो स्ट्राइक तो गदा पे हो ना हो लेकिन खान यूनिस पे अटैक करना या वहां के लोगों को फिर से अरेस्ट करना, मार देना, तो ये तो चल ही रहा है। तो क्या कहेंगे जनरल साहब? देखिए, जो आपने ट्रम्प की बात कही, मैं उनकी स्पीच सुन रहा था, उन्हें भी इस बात का एक कंसर्न है कि अगले साल वो इलेक्शन होंगे अमेरिकन कांग्रेस के लिए। और जिस तरह का रुझान डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में ये जो इलेक्शंस हुए मेयर के, इनमें देखा गया है, अगर यही चीज वहां पे हुई तो जो ट्रम्प है वो कांग्रेस में अपनी अक्सरियत खो देंगे और फिर उनके लिए वहां पे गवर्न करना बड़ा मुश्किल होगा। दूसरे, जब वो अपनी स्पीच में जोहरान ममदानी के बारे में बोल रहे थे, वो ये कह रहे थे कि देखिए मेरी सॉवरेनिटी में थोड़ा सा फर्क आया है क्योंकि ममदानी न्यूयॉर्क में जीत गया है। यानी एक न्यूयॉर्क के मेयर के इलेक्शन की जीत से ट्रंप को लगता है कि जो उनकी ताकत थी एज ए प्रेसिडेंट उसके अंदर कमी आई।